खुलते ही निकलेगा 11,500 के पार। ग्लोबल बाजारों से शानदार संकेत। डाउ जोन्स करीब 400 अंक दौड़ा। S&P 500, नैस्डैक नए रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त करीब 170 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। एशियाई बाजारों में भी तेजी है। SGX निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 11,500 के करीब। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ डील में किया बदलाव। अब 29 के बजाय खरीदेगी सिर्फ 17% हिस्सा। डील के बाद एक्सिस बैंक का होगा करीब 18% हिस्सा। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने पेश किए अनुमान से बेहतर नतीजे। 35% से ज्यादा बढ़ा मुनाफा। ब्याज में कमाई से भी हुई 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी। कंस्ट्रक्शन शेयर आज फिर भागेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार बिना शर्त के कंस्ट्रक्शन LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 100% FDI खोलने के पक्ष में। अशोक लेलैंड, आइडिया, GMR इंफ्रा, सेल, वेदांता की हुई FNO बैन में एंट्री। औरो फार्मा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, RBL हुए बैन से बाहर। बदलाव के साथ अब भी वायदा बैन में है 9 कंपनियां। देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार पहुंचे। कल फिर 61,000 नए केस दर्ज। बिहार में हालत नाजुक, रिकवरी रेट 75% से ज्यादा। यहाँ और दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। जुजित फाइनेंशियल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे सर्किट गुरु LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। कॉन्टेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब भी हमारे साथ बन चुके हैं इस शो में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आए। कल जब भारतीय बाजार अब बंद हो रहे थे तो हमने देखा था करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स को। लग रहा था कि इतनी तेजी होगी, इतनी तेजी हम पचाकर भी गए थे। लेकिन गैस व्हाट, इससे ज्यादा तेजी हुई है। क्या है कारण, नीरज से समझ लेते हैं। और इस समय भी देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, संकेत तो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और 450 पॉइंट की तेज़ी कल डाउ में थी। उसके बाद S&P और नैस्डैक ने तो न्यू हाइज बनाए। एप्पल का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, उससे पहले $500 के प्राइस उसने देख लिया। ये जो इस तरीके की तेज़ी वहाँ पे बन रही है, कुछ लोकल रीजन से, कुछ फंडामेंटल रीजन से, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें हर तरह के शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी बनी, क्योंकि जब S&P चल रहा है तो मतलब ब्रॉडर मार्केट में एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है। 2-3 इवेंट हैं जिसपे ट्रेडर्स की नज़रें हैं। एक तो गुरुवार को जैक्सन होल में फेड के चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब अपना स्पीच देंगे, तो उस स्पीच से पहले भी एक बढ़िया तेज़ी बन रही है। लोग शायद ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वो और अच्छी बातें करेंगे जो पहले कर चुके हैं, उसकी वजह से एक मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट वीक 2 डेटा आए थे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का जो 19 महीने के हाई पे था और जो जॉबलेस क्लेम थे वो गिरा था। ये दोनों काफ़ी पॉजिटिव माने गए थे और उसके बाद से आप देखिए लगातार हाईस पे हाई मार्केट लगाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट तेज़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं। और एक और, जो चीन ने कोरोना वायरस की दवा अपने कुछ फ्रंटियर्स को देनी शुरू करी है जुलाई से, ये भी खबर अभी इसकी, चूँकि चीन की खबरों को लेकर के थोड़ा सा मन में शंका रहती है कि सही है कि गलत है, क्या है। लेकिन ये छपी हुई खबर है कि चीन ने वैक्सीन देने की शुरुआत कर दी है जुलाई से। अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, फ्रंट के लोगों को देना शुरू किया। तो उससे भी एक होप लोगों को बनी होगी शायद कि कुछ नहीं दिख गया। और उन्होंने टेस्ट भी किया, ट्रायल 3 उन्होंने करने के बाद ये किया है। लेकिन बहरहाल मार्केट में एक भयंकर तेज़ी है और इस तेज़ी में कहीं रुकावट के फिलहाल कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक मजबूती का सिलसिला हमको लगता है अभी कुछ दिन और चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो लिक्विडिटी जब तक रहेगी तब तक देखिए ग्लोबल मार्केट्स में तेजी बढ़ती रहेगी। अमेरिका में भी, भारत में भी, दूसरे देशों में भी। भारत में ज़्यादा तेजी हो रही है और देखिए FDI फ्लोज भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। FDI को और अट्रैक्ट करने के लिए सरकार नियमों में और ढील भी दे रही है। विस्तार से बात करेंगे ये कंस्ट्रक्शन में FDI वाली खबर को आगे। लेकिन अब संकेत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और वीरू, भारतीय बाजारों में भी देखिए कल क्या गजब की मूवमेंट देखने को मिला। और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर 22,800 के करीब, अब 23,000 पहुंचेगा। तो फिर चर्चा ये हो रही है कि 25,000 का स्तर भी दूर नहीं है। देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर, और हो भी क्यों ना, सबसे ज़्यादा दर्द और पेन जो है वो इसी ने झेला है। हेमंत, याद रखिएगा, पिछले 6 महीने में। अच्छा, एक बात है, सिर्फ आपका अगर आप स्टैट्स देखें, जो अभी बात कर रहे थे ना, आपकी लिक्विडिटी फ्लो है, तो लिक्विडिटी फ्लो हेमंत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
कैश में भी और डेरिवेटिव्स में भी। और इसीलिए मैंने एफआईएस के डेटा को गुड ट्रेजेक्टरी में रखा है। टेक्निकल एफएलओ सेटअप गुड, ग्लोबल एक्सीलेंट, याद रखिएगा। हेमंत, अगर आप लिक्विडिटी पैटर्न को देखें तो एफआईएस ने कल 219 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 335 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। तो वो आखिरी में जो वो 30-40 पॉइंट की टर्बुलेंस थी नियर 11,500, वो ही आई। लेकिन याद रखिए एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 786 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और इतने ही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, यानी शॉर्ट्स भी कवर करे और उतने ही क्वांटम में लॉन्ग चले गए। स्टॉक फ्यूचर्स में 428 करोड़ रुपए की बाइंग, 7000 कॉन्ट्रैक्ट हेमंत लॉन्ग। और अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखें उनके तो 460 करोड़ रुपए की बाइंग। सबसे पहली बात तो यह है उन्होंने कोई बड़े क्वांटम में कॉल शॉर्ट नहीं करी, कॉल लॉन्ग करी 13,000, दैट्स गुड। पुट लॉन्ग करी 12,000 और उसके अगेंस्ट 16,000 पुट बेचती, ये अच्छे संकेत है। हेमंत, आपकी स्क्रीन पे 11,500 का कल, एक बार फिर से वो स्लाइड लेके आइए, 11,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ रहा था। उसने ग्रिप लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। 11,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, लेकिन वो मोमेंटम के मद्देनजर कल बैकफुट पे था। अब थोड़ी बहुत राइटिंग कहीं विजिबल थी तो वो 11,600 और 11,700 की स्ट्राइक पे थे। लेकिन नीचे अगर आप पुट ऑप्शंस को देखें हेमंत, पुट ऑप्शंस में कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 11,200 के बाद 300 के बाद कल 11,400 की स्ट्राइक में कल सबसे ज्यादा पुट बिकी, जहां पे करीब 17 लाख पुट बिके। आउटस्टैंडिंग हुआ 34 लाख का। आपकी पुट कॉल रेशियो 1.64 की ट्रेजेक्टरी में स्टिल बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी का कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, आईवीज स्पर्ट हुई है हेमंत। मेरी अप्रोच बाय की रहेगी, बाय ऑन डिप्स की रहेगी, लेकिन दो तरीके से क्लासिफाई करूंगा, याद रखिएगा। डे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि कल 11,400 की पुट बिकी है, तो मेरा स्टॉप लॉस और बेस जोन होगा 11,390, 410, ये डे ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन पहला रेजिस्टेंस पॉइंट 495.10, उसके बाद 560, 570 डे ट्रेडर्स के लिए। और पोजिशनल के लिए करीब करीब 11,300 और 11,320। पुट कॉल रेशियो आईवीज कंफर्टेबल है, तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच में रखूंगा। पहला जोन ऊपर की तरफ मेरा है हेमंत 11,570, 11,580 का जोन। हालांकि मेरे को पर्सनली फील हो रहा है कि हम 630 यानी 11,630 की ट्रेजेक्टरी तक जा सकते हैं। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक दो चीजें करी इसने कल 22,500 के कॉल राइटर का जो कन्विक्शन था अब तक का, उसको अगर आप देखें खत्म कर दिया। इसने कल टारगेट भी छुआ मेरा। और एक बात है हेमंत, 22,500 के ऊपर क्लोज होना और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक महीने बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। कल सबसे बड़ा ओआई अब खड़ा है 23,000 की कॉल पे 8.30 का। और नीचे याद रखिए अगर आप देखें तो 22,500, 600, 700 इन तीन स्ट्राइक्स में काफी पुट राइटिंग हुई है। तो अप्रोच क्या रखें एज अ डे ट्रेडर, याद रखिए 22,950 एक सप्लाई जोन है, 23,050 एक सप्लाई जोन है। उसके कटने के बाद एक सबसे बड़ा जो पिछले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का रेजिस्टेंस है वो है 23,195। 23,195 निकल गया ना हेमंत, तो बहुत अच्छा मूव आएगा। और उस सर्कमस्टेंसेस में हम अप्रोच करेंगे 200 डेमा को। डे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहां रखिए 22,500 और 22,700 के बीच में। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो 100 डेमा के आसपास अपना एसएल रखें, वो आता है 22,300 के आसपास। हेमंत, आपकी अप्रोच मार्केट पे क्या है? देखिए 23,195 आप कह रहे हैं, यानी 23,200 समझिए मोटा मोटी 23,200 निकालेगा तो 200 डीए में यानी 25,000। तो वही बात है, देखिए 25,000 तो हमें जाना है। ऐसा हो नहीं सकता सेंसेक्स और निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर हो, बैंक निफ्टी वहां पर ना जाए। तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है बैंक निफ्टी का, वो हासिल होगा और आपको उसी तरह से सोचना चाहिए। और वो इसलिए हासिल होगा वीरू क्योंकि अब आप देखिए बैंक्स में फ्लोज आ रहे हैं और ये बात कल आखिरी सौदा में भी देखिए हम लोग कर रहे थे और बैंक्स में अच्छे फ्लोज आ रहे हैं। कल का दिन देखिए डिलीवरी बेस्ड बैंक एचडीएफसी बैंक में 870 करोड़ रुपए की हुई और ये पहला स्टॉक चुना गया था जैसे ही भारतीय बाजार खुले थे। आईसीआईसीआई बैंक का कल आखिरी तक हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे खरीदिए, 500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग वहां पर होती हुई नजर आई। देखिए मार्केट जो है वो 11,500 पर रुकेगा नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं ये 11,500 हो गया अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो खुलते ही आज सबसे पहले तो देखिए हम 11,500 के पार निकलेंगे। कल भी हालांकि हमने एफएनओ में ये स्तर को छुआ था, छूने के बाद थोड़ा सा शर्माए थे। लेकिन वीरू कभी भी आप किसी के घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं तो गेट खुलने में टाइम लगता है और उसके बाद फिर आप जाकर गपशप लगाते हैं, अंदर जाते हैं, बैठते हैं। तो ऐसा ही है बाजार में भी। आप देखिए कल हमने 2 बार नॉक किया
तो अब गेट खुला है, आज गैप अप ओपनिंग होगी। और गेट खुला है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि S&P 500 और नैस्डैक देखिए रिकॉर्ड स्तर पर हैं, डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, ये संकेत अच्छे हैं। तो ग्लोबली में कोई दिक्कत नहीं है। लोग यही कल इसके ऊपर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि देखना चाहते थे कि अमेरिका के बाजार कैसे रहते हैं। तो अमेरिका के बाजार शानदार है, तो आज गैप से खुलेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि 11,500 के ऊपर क्या समाप्ति भी हो जाती है। लगता है हो जाएगी वीरू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपायरी वाला हफ्ता है और जो ढीठ शॉर्ट है ना एफएनओ में, बैंक्स में, वो कवर होंगे और होते हैं। देखिए वो आखिरी दिन तक खड़े रहते हैं। लेकिन अब पैसे तो आपको पता ही है बेयर्स के लगे और बुल्स ने पूरे अगस्त के महीने में खूब पैसे बनाए हैं। आप याद करिए शुरुआत हुई थी जब इस सीरीज की, सब कह रहे थे बैंक चलेंगे ही नहीं, इतनी जोर से गिरेंगे कि आप याद करेंगे, और कह रहे थे कि फंड रेजिंग होगी तो परेशानी होगी। आज हकीकत है आपके सामने, बैंक्स ने फंड रेजिंग कर ली और अब फंड रेजिंग करने के बाद फ्लोज आने शुरू हो रहे हैं बैंक्स में, क्योंकि वेटेज जो है इंडाइसेस में बढ़ रहा है। तो देखिए तेजी के बारे में सोचिए, डिप्स में खरीदेंगे तो सही बात है और ये नो ब्रेनर है, आप सबको पता है। नीचे खरीदेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन परेशानी ये है ना वीरू कि नीचे जा नहीं रहा है मार्केट, तो आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि आप इंतजार करेंगे नीचे आने का तो यहां से बाजार और ऊपर चला जाएगा। तो लीजिए स्टॉक्स लीजिए, सही सेक्टर खरीदिए और बने रहिए। सबसे बड़ी बात है जल्दी प्रॉफिट बुक मत करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए अगर आप पॉजिटिव साइड पर आपका शेयर कारोबार कर रहा है, क्योंकि एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और शेयर उसके ऊपर निकल गया फिर आपको ऊपर में खरीदने में दिक्कत होगी। तो होल्ड रखिए, बाजार में बने रहिए, कॉन्फिडेंस को बनाकर रखिए और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। देखिए इक्विटीज में ही पैसा बनेगा। तो 11,500 का जो नारा था वो तो आज हासिल हो ही जाएगा, तो मैंने सोचा नारा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, 11,700 का रखा जाए। हालांकि 12,000 भी आएगा लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो अगला स्टेशन 11,500 के बाद 11,700 का, यहां पर गाड़ी थोड़ी सी रुकेगी और फिर अंततः हमें 12,000 तो जाना ही है। यह स्ट्रैटेजी पूछते हैं राजेश सतपुते जी से, आज उनका बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक कौन सा है, कौन सा शेयर पे वो बुलिश हैं। और देखिए गौरांग शाह साहब भी नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए गौरांग शाह साहब के पास पहले चलते हैं। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो चेक हो चुका है उनके साथ? हो चुका है, वेरी नाइस। गौरांग सर स्वागत है, सुप्रभात। बताइए कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को, और सबसे पहले एडवांस में 11,500 की बधाई आपको। और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से 11,500 का जिक्र हमने पिछले हफ्ते किया था, वो निर्णायक तरीके से आज हमें निफ्टी स्पॉट पर दिखना चाहिए। और एक दूसरी बात ये भी है कि शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो। एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता है हेमंत, ये भी हमें ध्यान में रखना, तो शायद इसकी वजह से थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे 11,700 11,800 बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हफ्ता थोड़ा बहुत उठापटक और वोलेटाइलिटी वाला हो सकता है, मुनाफा वसूली आ सकती है। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि 11,700 11,800 के आसपास हम जाने जा सकते हैं। ओके अच्छा गौरांग, अभी आपकी कन्विक्शन कॉल और आपके प्रेफर्ड सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज की कुछ कन्विक्शन कॉल्स पे बात कर लेते हैं। शुभम अग्रवाल और डेरिवेटिव एक्सपायरी से कुछ दिन पहले हमारे साथ इस पैनल में होते हैं। शुभम, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी मार्केट्स पे अप्रोच और आज की आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल वो क्या होगी, बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मॉर्निंग सर। तो मार्केट पे जो अप्रोच है, अभी थोड़ी देर पहले हेमंत जी जो बोल रहे थे कि मार्केट गिर नहीं रहा, गिरे तो फिर खरीदेंगे, और या गिर नहीं रहा है और यहीं पे खरीदना है। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि जब कुछ समय पहले गिरा था और मार्केट में डर बना हुआ था, तो हमने इसी शो में बात किया था कि निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं आ रहे और कन्विक्शन के साथ खरीदिए। तो हमारा कंसिस्टेंटली बुलिश कॉल रहा है हर डिप पे, और मुझे लगता है कि इससे जो निवेशक है उनका काफ़ी अच्छा मुनाफा बना होगा। और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे मार्केट में अगर आप डेटा पर्सपेक्टिव से देखें, निफ्टी में कहीं कोई शॉर्ट नहीं है, और जब तक कोई डेटा डेवलप नहीं होता है तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मिक्स डेटा ज़रूर है,
लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे तेज़ी बना हुआ है और हमें लॉन्ग साइड पे ही बेट लेना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मेरा आज का जो कन्विक्शन पिक है वो है BEL, और BEL में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव में लॉन्ग एडिशंस थे और पहले एक काफ़ी अच्छा रैली हुआ था। मुझे लगता है उस रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और अब फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो BEL पे एक कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है, लेकिन सितंबर सीरीज़ का, क्योंकि अभी एक्सपायरी को ज़्यादा दिन नहीं है और सितंबर सीरीज़ में थोड़ा सा थीटा डीके कम रहेगा। तो 115 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है सितंबर सीरीज़ का, उसको खरीद के चले। लगभग 6 रुपये के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 4 रुपये पे और 10 रुपये का टारगेट होगा। ऑलराइट, तो देखिए BEL, इसके ऊपर शुभम जी बुलिश हैं, ये स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेमंत, मेरा टॉप कन्विक्शन वाला आइडिया रहेगा आज LIC हाउसिंग फाइनेंस। और देखिए इस पे जो टेक्निकल पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जो नेकलाइन यानी जो ब्रेकआउट लेवल था फॉर्मेशन का वो करीबन 274 का था। 280 पे कॉल राइटर खड़े हैं। मुझे लगता है आज 280 के कॉल राइटर दे विल बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टू 300 स्ट्राइक। तो मुझे लगता है कि आज LIC हाउसिंग अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रोबेबली ये 300-310 की ट्रेजेक्टरी के पार भी चला जाए इन नेक्स्ट सीरीज। तो मेरे हिसाब से एट अ लेवल ऑफ 275-276 इट्स एन एक्सेलेंट बाय। 270 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 310 का। ओके, राजेश की आज टॉप कन्विक्शन कॉल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। याद रखिएगा टारगेट यहाँ पे 310 है। चार्टिकली बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शानदार चार्ट है। याद रखिएगा इस चार्ट की जानते खासियत क्या है। एक तो इसको नंबर्स सपोर्ट करेंगे, आज नंबर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पास एक बहुत अच्छा बेस है। गौरांग, थोड़ा विषय को चेंज करते हैं। ये NBFCs की बात हमने करी, अभी शुभम ने अपना आउटलुक भी शेयर किया BEL पे टॉप कन्विक्शन कॉल, लेकिन कल का जो पूरा मोमेंटम था वो जनरेट किया बैंक्स ने। लुक एट एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक्स, और इनफैक्ट कल SBI पार्टिसिपेट कर रहा था, 200 के ऊपर आके कन्विक्शन के साथ टिका। गौरांग, आप बैंक्स को इन लेवल पे कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपकी प्रिफर्ड पिक बैंक्स में इस वक्त क्या है, जिसमें अभी भी लोगों को बहुत पैसा बनना बाकी है, ये उतने नहीं चले हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द मार्केट? आपकी अप्रोच बैंक्स पे क्या है? तो वीरेंद्र, अगर ये सवाल आपने कन्विक्शन कॉल के हिसाब से भी पूछा होता तो आपने जो जिक्र किया पहला नाम निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक, मेरे ख्याल से कल 445-446 के आसपास बंद आया था एक्सिस बैंक का। आप मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। ये पसंदीदा मेरे ख्याल से पहला स्टॉक होगा। ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी, लंबी अवधि के लिए तो कवायद है ही, लेकिन छोटी या मध्यम अवधि के लिए भी अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं या फिर सौदा लिख सकते हैं। ICICI बैंक 380 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे याद है हेमंत और हम जिक्र कर रहे थे जब नतीजे आए थे, और ये मेरे ख्याल से करीबन 1200 के आसपास लुढ़का था अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और चिंता हो गई थी लोगों को, मेरे ख्याल से लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया नतीजे कैसे थे। और ये एक बैंक ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो 1650-1800 तक जाने की क्षमता रखता है। एक्सिस बैंक पर लंबी अवधि के लिए 565-580 का लक्ष्य, और ICICI बैंक पर मेरे ख्याल से करीबन आई थिंक अबाउट 475-510 ये लक्ष्य हमारा। चलिए, तो ये बैंक्स की बात हो रही है तो साथ में अब नतीजों की बात कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, आशीष जरा थोड़ा सा वो हिंट निकाल रहे हैं राजेश जी के लिए, वीरू, और वो हिंट बहुत बढ़िया निकालते हैं, जैकपॉट वाला, तो उस हिंट की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखिए तैयार होके बिल्कुल आएंगे तो बताएंगे, लेकिन तब तक मैं शुरुआत कर देता हूँ। हाँ, बताइए। मैं इनके हिंट के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। दरअसल आपने शुरू करा हिंट यहाँ पर, और वहाँ क्लोजिंग में नीरज जी को 3-5 पे हिंट वहाँ ले लेते हैं। हिंट के चक्कर में आधा घंटा बर्बाद होता है। कल वो फिनलैंड की कैबिनेट के चक्कर में मैं 4 वुमेन्स टुगेदर, आई मीन
गूगल पर डाल डाल के सर्च कर रहा हूँ एक आधे घंटे से, लेकिन आशीष के क्लू को अगर आप देखें मैच करना या गेस करना बहुत मुश्किल है यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष आज उससे भी बढ़िया कोई क्लू आपके लिए पेश करेंगे, और जैकपॉट्स तो उनके कमाल दिखा ही रहे हैं। तो 9:07 पर आशीष बताएंगे जैकपॉट, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आशीष। ये तो मैं हिंट वाली मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नतीजे कैसे रहे, कौन कौन सी कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए। IRB इंफ्रा ने के नतीजे तो ढीले थे, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे, क्योंकि अभी अभी राजेश जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करी, तो गौरांग सर से पूछ लेते हैं उनको कैसे नंबर्स लगे। आपको बता दूं कि पोल हमारा ये कहता था कि 542 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा, और आया है 824 करोड़ रुपए का। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 1137 करोड़ रुपए का अनुमान था CNBC आवास का, और आया है 1224 करोड़ रुपए। तो अच्छे नंबर्स हैं। हायर इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी देखिए पॉजिटिव मानी जाएगी। नंबर सर पैमाने पर अच्छे हैं। राजेश जी ने इस शेयर को देखिए अपने आज का टॉप कन्विक्शन आइडिया भी बताया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो नंबर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। गौरांग सर, क्या कह सकते हैं, बुरा दौर खत्म हो गया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, कहना जल्दबाजी होगा? और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके नतीजों पर आपकी राय? मेरे ख्याल से सुधार धीरे धीरे हो रहा है, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा हेमंत। और अगर आप हमें श्रेणी के आधार पर हमारी पसंद पूछे HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, तो सर्वोच्च स्तर पर बेशक HDFC लिमिटेड, तत्पश्चात LIC हाउसिंग फाइनेंस, और तीसरे पायदान पर आएगा कैनफिन होम्स। मेरा ये भी मानना है कि सरकार के तरफ से अगर थोड़ी बहुत और पहल हो जाती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को खास करके, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाला क्षेत्र है, वहां पर भी अगर थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है, तो मेरे ख्याल से घर खरीदने वालों को न तो सिर्फ एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, लेकिन ब्याज दरें कम होने के कारण उनके जो हर महीने किश्त जाते हैं उसमें भी नीचे के तरफ के दायरे होंगे। और तीसरा, अगर आप देखने जाए तो जिस तरीके का पोस्ट कोविड ये जो वातावरण है, वहां पर कुछ क्षेत्रों में ज्योग्राफिकली अगर आप देखने जाए हेमंत, तो घर के जो दाम है उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। और मेरा ये मानना है, और ये मुझे थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली है, जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास किया मैंने, कि शायद आने वाले 3 या 4 महीनों में थोड़ा बहुत और गिरावट आने की संभावना है। ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, सप्लाई डिमांड जहां पर है इश्यू, वहां पर खास करके आपको थोड़े बहुत नीचे की तरफ दायरे दिख सकते हैं। ओके, तो देखिए रियल स्टेट में तेजी और साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी, और एक और चीज याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इनफैक्ट शुभम, ये तो राजेश की एक टॉप कन्विक्शन कॉल भी है। मैं टेक चेक थोड़ा सा मीडियम से लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से लेना चाहूंगा। अच्छा, याद रखिए अभी 280 भाव है, इसका रीसेंट लो था लगभग 192 रुपए का LIC का। इसका 20 साल का बेस जो है शुभम यही है, 176, 182, 185 का जोन। दैट मीन्स अभी भी बेस से बहुत ऊपर नहीं गया है, और इसका ऑल टाइम हाई है 800 रुपए। आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, और इसी स्पेस में कोई और सब्स्टिट्यूट भी अगर आपके पास हो तो प्लीज बताइएगा। वीरेंद्र जी, यहाँ पे अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू पॉइंट से देखें तो 320 तक का यहाँ पे टारगेट पॉसिबल है। तो मैं 320 तक का ही फिलहाल मुझे डेटा पॉइंट से विजिबिलिटी है, तो वहीं तक की टारगेट की मैं बात कर पाऊंगा। बट अगर इसको हम समय दें अगर 1-1.5 महीने का, तो बहुत अच्छा चांसेस है कि यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। और इसका जो एक और जो अहम डेटा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो रिसेंटली लगभग मिड जून से लेकर के अभी तक एक कंसोलिडेशन हुआ, और अब अच्छा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो पोजिशनल बेट है 265 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 320 तक के टारगेट के लिए एक पोजिशनल बेट यहाँ पे ले सकते हैं। पोजिशनल बेट ले सकते हैं, ये राय LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। नंबर्स अच्छा है। आशीष भी देखिए अब स्टूडियो में आ चुके हैं। आशीष ने जो अपना वीरू के लिए जो आज का टफ वाला क्यू है यानी हिंट है जैकपॉट का, वो तैयार कर लिया है। कल हुतामा की PPL था आशीष का जैकपॉट स्टॉक का, इसने भी 10% के रिटर्न्स तो दिए। मैं ऑन एन एवरेज देख रहा था वीरू, 10% के रिटर्न्स तो देखिए निकल कर आ ही रहे हैं साफ तौर पर। और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जैसा अगर कोई शेयर हो, वहां तो देखिए डायनामाइट लग चुका है। तो आज देखेंगे वहां पे फिर 5% का अपर सर्किट लगता है या नहीं। पिछले कई दिनों से लगता ही चला जा रहा है। आशीष रेडी हैं?
आशीष, हम सब लोग इतना माहौल बना रहे हैं, जैकपॉट तो है ना आज? हाँ जैकपॉट है, जैकपॉट तो है। क्यों- आप क्यों और भी वीरू बनाने के लिए गए थे क्यू ना? पर काम भी चल रहा है। असल में क्यू बहुत इजी है, वीरू के लिए आज बहुत इजी रहेगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। क्यों आप थोड़ा वो बाद hook में की तरह बताएं। यूज करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। तो क्यों है, ये बात तो पक्की है। हाँ। तो वीरू, थोड़ी देर बाद आपके लिए सरप्राइज आएगा। बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा की। बताइए आशीष, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तो चर्चा हो गई, आईआरबी इंफ्रा कैसे रहे नंबर्स? तो एलआईसी तो आपने चर्चा करी, बेहतरीन नंबर्स थे। हाँ। आईआरबी इंफ्रा के देखेंगे तो साल दर साल वीक हैं, लेकिन जो बाजार एस्टिमेट्स लेके चल रहा था, ये टॉकबैक बंद करिएगा डायरेक्टर साहब, जो एस्टिमेट्स लेके आप लोग चल रहे थे, बाजार लेके चल रहा था, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बिजनेस इंपैक्ट हुआ है पैंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते, और उसके चलते आप देखेंगे आय 42% गिरी, 1022 करोड़ का आंकड़ा आया। बाजार उम्मीद 940 करोड़ की थी, तो हमारी उम्मीद से 70-80 करोड़ रुपए तो ज्यादा ही आय क्लॉक करी है। इबीटा 44% गिरकर 477 पे आया, 455 की एक्सपेक्टेशंस थी, ये आंकड़ा भी बेहतर है। और मार्जिन्स करीब 150 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल दबाव दिखा रहे हैं। कुल घाटा हुआ 30 करोड़ का, बाजार उम्मीद थी 42 करोड़ के आसपास की। तो ये जो परफॉर्मेंस रही Q1 की, ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है। और साथ साथ ध्यान रखें, मैनेजमेंट कह रहा है जून में ही टोल कलेक्शन जो है रिकवर होकर 75% के लेवल्स तक पहुंच गए थे, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि सब्सिक्वेंट मंथ्स में और फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कलेक्शंस और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में नॉर्मलसी जल्द लौटेगी। तो आउटलुक बेहतर, नतीजे बेहतर। बेहतर नतीजे बेहतर, आईआरबी इंफ्रा। गौरांग सर, कैसा लगा आपको ये नंबर? और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ पसंद हो तो बताइए। नंबर्स तो मेरे ख्याल से खास करके अगर आप रास्ते के निर्माण कार्य की अगर आप बात करें, यानी कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रोडवेज बनाने की जहां तक बात है, तो दो पसंद है हमारी। आईआरबी इंफ्रा पर इनफैक्ट हेमंत हमारी कवरेज थी, लेकिन हमने कवरेज को निकाल दिया था क्योंकि हमें मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें नजर आ रही हैं। और जहां तक बाकी अन्य सवाल है कंपनियों का, तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस और पीएनसी इंफ्रा, ये दोनों कंपनियों को हम ज्यादा तवज्जो देंगे। पीएनसी इंफ्रा, डॉक्टर साहब एक बार स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए। केएनआर कंस्ट्रक्शन आज मेरी टीम का पहले 4-5 शेयरों में था, और आप कह रहे हैं पीएनसी इंफ्रा भी आपको पसंद है। दरअसल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर भी है आज, और वो ये है कि सरकार जो है वो 100% एफडीआई रूट से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत देखिए अलाउ करने जा रही है। इसके ऊपर भी विचार हो रहा है। तो ये खबर के चलते देखिए आज ये कंस्ट्रक्शन वाली सारी कंपनियों को मैंने अपनी स्टॉक 2020 की टीम में शामिल किया था, और ये न्यूज़ भी देखिए कह सकते हैं आप इस पूरे सेक्टर के लिए बढ़िया खबर मानी जाएगी। चलिए इस पर भी आगे विस्तार से बात करेंगे। राजेश सतपुते आपको बताएंगे दोनों टीम में एक एक शेयर जो उनको सबसे मजबूत नजर आता है स्टॉक 2020 का, और वो होगा 9:05 के आसपास। लेकिन पहले न्यूज वाले स्टॉक्स निपटा देते हैं, खबरों वाले शेयरों की पूरी बात कर लेते हैं। चार्ट्स देखकर बताइए राजेश सतपुते जी, ये शेयर आपको आईआरबी इंफ्रा कैसा नजर आता है? चार्ट्स ओवरऑल तो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है ये शेयर। डेफिनेटली मजबूत है, और सबसे बड़ी बात है इसमें कंसोलिडेशन था, करीबन 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन, और वो रेंज था करीबन 120 से लेके 125, और करीबन लास्ट वीक फ्राइडे इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा, उसके बाद सबड्यूड 124 रुपए 70 पैसे का इसका क्लोज है। भाव देख के लगता है कि यहाँ से एक पुलबैक तो आना ही चाहिए। 135-140 का क्लस्टर इसको एक बार के लिए रिटेस्ट करना पड़ेगा। तो ट्रेडर के लिए तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखना बस ये है कि ये खुलता कहाँ पे है। स्टॉप लॉस होगा 122 का। ओके, तो ये आईआरबी पे अगर आप देखें एक टेक हो गया टेक्निकल व्यू, लेकिन थोड़े से नतीजों को और समझ लेते हैं। जो नंबर्स आए, अच्छे बुरे नंबर्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक से न्यूज़ पे चलेंगे। आशीष, और कुछ नंबर्स जिन्होंने आपको प्रभावित किया, या फिर कुछ खराब नंबर्स आज के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल स्पिरिट्स के नंबर्स आए थे जिसपे हमें रिएक्ट करना है। Q1 के नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो शायद स्पिरिट्स को रिवाइव करने के लिए हमें लॉकडाउन में स्पिरिट्स की जरूरत थी, उसका फायदा इस कंपनी को भरपूर मिला है। तो जो लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, हाँ ये सारी भरपाई हो गई लॉकडाउन की मेरे ख्याल से। देखिए आप आंकड़े, आपका जैकपॉट था ना ये जैकपॉट था लास्ट वीक का।
आय 22% गिरी लॉकडाउन वाले क्वार्टर में, पर ग्रॉस मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, एबिटा 63% का इंप्रूवमेंट और मार्जिन्स 6.5 से बढ़कर 13.5%, 700 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिल रहा है। और इसलिए मुनाफा जो 6 करोड़ था, 19 करोड़ रुपए इस कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में इजाफा दर्ज करा है। खर्चों में कमी आई 44% के आसपास, उससे भी मुनाफे में उछाल था। तो गजब के ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस। दिक्कत एक ही है, अब ये 5% के सर्किट पे आपने जब से जैकपॉट बताया, लोगों ने इतनी तेजी करी कि इसका सर्किट फिल्टर ही देखिए 5% का कर दिया गया है। और ये 52 वीक हाई लगा देगा आज ही। जैसे ही ये 5% ऊपर जाएगा तो 170 रुपए का 52 वीक हाई है। लेकिन बहुत बढ़िया कॉल था आशीष। डॉक्टर साहब दिखाइए इसका 6 महीने का चार्ट। हम लोग चर्चा यही करते थे कि लॉकडाउन जब हुआ तब ये लोग स्मार्ट हो गए। आशीष, आपको याद है इन्होंने हैंड सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया था। तो इस कंपनी ने सबसे पहले अनाउंस किया था। और पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने हमेशा से एक ही बात कही है कि ग्लोबल स्पिरिट खरीदिए। इसके जीते जागते साक्षी हैं वो हमारे राजेश सतपुते जी हैं। राजेश सतपुते जी हमेशा कहते थे आज भी ले लीजिए, बढ़िया भागेगा। अब आपका 5% का है तो आज इस पे बात करना कोई व्यर्थ है, क्योंकि ये खुलते ही सर्किट पर लग जाएगा। लेकिन बताइए अगला शेयर जहां पर नजर होनी चाहिए आशीष। रिजल्ट्स के लिहाज से नौसिल, लेकिन ये वीक परफॉर्मेंस है Q1 में। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी स्लो डाउन, ऊपर से लॉकडाउन, दोनों का खामियाजा था। बिक्री 53% घटी, इबिटा 86% कोलैप्स हो गया और मार्जिन 24-25% क्लॉक करते थे, वो रिड्यूस होके 7.5% पे आए हैं और इसीलिए मुनाफा 63% का डिक्लाइन दिखाता हुआ। लेकिन ये डेटेड नंबर्स, Q1 का परफॉर्मेंस और Q1 में खैर नो डाउट बहुत वीकनेस और ये शेयर काफी कल के सत्र में मेरे ख्याल में चला भी है। तो यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है नौसिल। लेकिन कंपनी कैसी लगती है गौरांग सर आपको? नंबर्स तो ढीले आए हैं, सरप्राइजिंगली ढीले आए हैं। बल्कि नंबर्स ढीले, और मेरे ख्याल से ये कंपनी है जहां पर काफी सारे लोग छोटी या मध्यम अवधि के लिए पैसे लगाते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है। बुनियादी तौर पर हेमंत, इस कंपनी पर कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं खरीदारी, बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकता। नौसिल पे एक टेक चेक लेते हैं। याद रखिए नौसिल पे नंबर्स जैसे भी हों, लेकिन इस स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी थी पोस्ट मार्च। 26 मार्च को इसका लो था करीब 42 रुपए। वहां से ये राइट करता हुआ अपने एक बहुत टिपिकल, बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट पे था 130, वहीं से लौटा है। शुभम, जरा नौसिल को टेक्निकली एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे अप्रोच करें? जो लॉन्ग है इस पर इन नंबर्स के बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए? सारे एवरेजेस के ऊपर है अभी भी ये स्टॉक। वीरेंद्र जी, नौसिल में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो 120-121 का लेवल है जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, ये काफ़ी अहम लेवल है। और इसके अगर पार निकलता है तो एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बनता हुआ दिखेगा। बिकॉज पिछला जो 2 स्विंग हाई है अगर हम उसको देखें तो लगभग इसी लेवल के आसपास में है। तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 145 रुपये तक का आता हुआ दिखना चाहिए एटलीस्ट। तो खरीदने की राय होगी 115 पे एक स्टॉप लॉस रखें और 145 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। और ये थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मेरा कॉल है। ऑलराइट, तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिएगा। आज इसको नीचे आने दीजिए। नंबर्स दरअसल ढीले नजर आए हैं। देखिए नतीजों वाली बात तो बहुत सारी हो गई, खबरों की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अपनी डील को रिवर्क किया है। मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी जितनी वो पहले खरीदने वाले थे अब कम खरीदने जा रहे हैं। क्या कारण है इसके नीरज? अब आशीष और बताइए कितनी हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, वैल्यूएशंस क्या रखे गए? हाँ, तो दोनों कंपनीज ने कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा कि एक्सिस बैंक दरअसल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में पहले जो 29% स्टेक खरीदना चाहते थे, अब उसे रिवर्क कर दिया गया है और अब महज 17% स्टेक एक्वायर करेंगे। 1% ऑलरेडी है, यानी कि 17% जब एक्वायर करेंगे मैक्स लाइफ में स्टेक, तो कुल ओनरशिप पहुंच जाएगी 18% की वंस जो ट्रांजैक्शन कल्मिनेट होगा। तो दोनों कंपनीज ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अप्रोच करा है रिवाइज्ड एप्लीकेशन के साथ। हालांकि एक्सिस बैंक ने क्लैरिफाई नहीं करा है क्या रीजन है इस प्लान में बदलाव के पीछे, लेकिन कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है IRDA, उसने एक सर्टेन क्लॉजेस पे कुछ कंसर्न्स रेज करी थी। उसके बाद कहा जा रहा है ये पूरी डील रिवर्क हुई है। ठीक बात है। और
इस खबर के बाद मैक्स फाइनेंशियल्स को दरअसल अपग्रेड किया है CLSA ने। तो उनका जो मैक्स फाइनेंशियल्स दिखाई डॉक्टर साहब, मैक्स फाइनेंशियल्स का टारगेट जो है वो 640 से बढ़ाकर 720 कर दिया गया है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। ये देखिए CLSA का अपग्रेड भी आता हुआ। गुरांग सर, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? बहुत समय से चर्चा थी ये डील होनी है, लेकिन देखिए कहते हैं जब तक डील पूरी हो ना जाए और पैसा आ नहीं जाए तब तक मानना नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से देखिए ये डील में फेरबदल होता हुआ और अब कम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। एक्सिस बैंक के लिए कैसा है, मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए कैसा है? मेरे ख्याल से जो आपत्तियां इरडा ने जताई है वो अपने आप में लाजमी है, और मेरा ये मानना है कि ये जो हिस्सेदारी कम खरीदेंगे उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से लंबी अवधि की अगर आप बात करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक वैल्यू एडिशन वाली सर्विसेज भी सामने आती हुई नज़र आती है। जिस तरीके का बेस है उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों कंपनियों के लिए आने वाले समय में। दोनों कंपनियों के लिए विन विन सिचुएशन, और CLSA का जो व्यू है उसमें टारगेट प्राइस रेज टू 720। एक बार चार्ट चेक लेते हैं इस पे कि एग्जैक्टली चार्ट्स क्या कह रहे हैं। राजेश, चार्ट ये बड़ा कंफर्टेबल था और कोई वर्टिकल स्पाइक नहीं था। ग्रेजुअली अगर आप देखें इसने स्ट्रेंथ रीगेन की थी। मेरे ख्याल से जुलाई सीरीज का हाई इसका था करीब करीब 590 की ट्रैजेक्टरी, उसके बाद स्लिप हुआ, स्लिप होकर 100 डे से इसने पुल बैक लिया। मतलब चार्ट कंफर्टेबल था और इसका ऑल टाइम हाई जोन है वो करीब करीब है, ये मान लीजिए कि 680। कैसे अप्रोच करेंगे राजेश मैक्स फाइनेंशियल को आप? देखिए वीरेन, यहाँ पे एक हमने रनिंग करेक्शन देखी है। चार्ट में कोई जबरदस्त स्ट्रेंथ है, और जो रनिंग करेक्शन हुआ है आपने बिल्कुल सही कहा, 594 ये इसका रिसेंट हाई है, और 594 से लेके करीबन आप देखिए 520 तक का करेक्शन, ये पूरा जो 590 से 520 तक का करेक्शन है इसके लिए इसने करीबन 1 महीना लगाया। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली एक्यूमुलेशन होता रहा, और मुझे लगता है कि उसके बाद जिस तरह से पुल बैक है, ये पुल बैक का पहला टारगेट 594 यानी 600 आप पकड़ के चले। 600 मुझे लगता है 600 इसका पहला पड़ा होगा, लेकिन इसकी जो आप कहते हैं ना लिटिमस टेस्ट जो है वो 600-610 का क्लस्टर पार करने में लगेगी। अगर ये लेवल निकले तो फिर आप कह सकते हैं कि ये नए ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लेके जाते हैं तो इसका जो हाई है वो करीबन 610 का है। तो आप ये पकड़ के चले 600 और 610 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यस पुल बैक तो देगा आज। 549 से लेके 600-610 तक की एक बड़ी रैली इसमें आनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 540 का। नजर रखिए। और ब्रोकरेज हाउसेस दरअसल ये खुश हैं कि ठीक है अब इन्होंने अपनी डील को रिवर्क कर लिया, तो अब देखिए रेगुलेटर से मंजूरी मिलने में आसानी होगी, ये डील अब हो जाएगी। कई सालों से सुन रहा हूँ आशीष ये डील के बारे में, और मैं हमेशा से मेरा स्टैंड यही होता था कि जब तक हो ना जाए तब तक मानिए मत। तो अब देखिए फाइनली लास्ट लैप में है, ये मानना चाहिए। पहले अनाउंस हुई थी, हो नहीं पा रही थी, और अब शायद फिर होती हुई नजर आए, इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर उत्साहित था। और वो ये भी कह रहे हैं कि ओवरहैंग हटेगा माइनॉरिटी शेयर धारकों के, फिर ये पक्ष में डील मानी जाएगी। खैर इस स्टॉक के ऊपर नजर होगी, मैक्स फाइनेंशियल्स के ऊपर, मैक्स लाइफ की इस खबर के चलते, और एक्सिस बैंक के ऊपर भी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। मिंडा इंडस्ट्रीज, इसका राइट्स इशू वाला जो शेयर है वो अब आज से ट्रेड होना शुरू होगा। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ, तो मिंडा इंडस्ट्रीज का जो राइट्स इशू है वो आज से खुलने जा रहा है, 8 सितंबर तक खुला रहेगा। रिकॉर्ड डेट के दिन जिन के आपके पास अगर 27 शेयर्स थे तो एक राइट शेयर मिला होगा आपको, और राइट्स एंटाइटलमेंट वाला शेयर ऑलरेडी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका होगा। तो आज से उसकी खरीद फरोख्त भी, आरई शेयर्स की ट्रेडिंग की शुरुआत भी होने वाली है। ध्यान रखिए 250 रुपए पे प्राइस्ड है, पूरा पेमेंट एप्लीकेशन में एक मुश्त करना होगा। कुल मिलाकर ये कंपनी 242 करोड़ रुपए जुटाने की का मन बना रही है इस राइट्स इशुएंस के जरिए। अच्छी खबर यह है कि प्रमोटर्स उनका जितना राइट्स एंटाइटलमेंट होगा फुली सब्सक्राइब करेंगे, ये कह रखा है। प्लस जितना शॉर्टफॉल होगा, जितना अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा, उसकी भरपाई भी
प्रमोटर्स करेंगे। ठीक बात है। तो ये कंपनी तो अच्छी है और देखिए अब याद करिए आरई शेयर वैसा ही है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक का ट्रेड होना शुरू हुआ था। तो आज से आपको ये भी देखिए ट्रेड होना शुरू होगा और इसका भाव भी हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। लेकिन गौरांग सर, ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को, इस कंपनी को? मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी में सर्वोच्चम पसंद है हमारी हेमंत। और ये कंपनी में अगर आप देखने जाएं तो बुरे वक्त में भी, जब ये पूरा लॉकडाउन चल रहा था या फिर ऑटो सेक्टर में धीमापन चल रहा था, तो अगर आप बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनियों की तुलना करें और इसकी तुलना करें तो यहाँ पर गिरावट कम आई थी। और मेरा ये भी मानना है कि जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हैं वो बहुत ही मतलब अहम पुर्जे होते हैं। और स्थानीय मार्केट में जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में हम रिकवरी देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन ऑटो एंसिलरी में आएगा, हमारा ये मानना है कि ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली कंपनी है। तो पहले तो कंपनी में बने रहें और ये जो राइट्स है वहां पर भी मेरे ख्याल से अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी और नजरिया लंबी अवधि का है तो आप यहाँ पर भी पैसे निवेश कर सकते हैं। एक बात तो गौरांग ने बिल्कुल सही कही कि एक बेहतरीन कंपनी, और अगर आप इसके प्राइस पैटर्न को देखें, इसके चार्ट्स को रीड करें, लॉन्गर टर्म चार्ट रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, बेहतरीन अव्वल दर्जे का अगर आप देखें, जिसे बोलते हैं ना। राजेश, आपकी राय क्या है? देखिए, इसमें जब मार्च के फॉल में प्राइस आया था 200, यानी इसके ऑल टाइम हाई से करीब 250 रुपए शेड हो गया था ये, लेकिन रिकवरी वहां से करीब 100 रुपए की आ चुकी है। बट स्टिल राजेश, जिस प्रकार का ये पैटर्न है, जो स्लोपिंग चैनल है बीते 2 साल की, वो इंडिकेट करती है कि शायद 380-400 का जोन जब निकलेगा ये, तो ये स्टॉक आपके दोबारा ग्रिप में नहीं आएगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। वीरेन, आप अगर इसमें डेली चार्ट देखें तो इसमें जो प्राइस पैटर्न है, दैट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन, और जिसका ब्रेकआउट हुआ था करीबन 320 के आसपास, और 320 के बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो करीबन 410 से लेके 440। ये वो एक बड़ी ट्रेजेक्टरी में मुझे लगता है कि इसमें एक टारगेट लेके काम करना चाहिए। रही बात उससे ज्यादा टारगेट की, तो फिलहाल मुझे वो चार्ट पे नहीं दिखता। मैक्सिमम 400 वही टारगेट है, 400-410 के टारगेट के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए। 342 का इसका कल का क्लोज है, और मुझे लगता है कल भी हमने इसको सुबह कवर किया था, तभी मैंने यही कहा था कि ये 320-330 की ट्रेजेक्टरी है जहाँ पे उसका ये एब्सॉर्ब होकर यहाँ से पुल बैक देना चाहिए, और कल भी वही हुआ। तो ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। फिर से वही कहूंगा, 320-330 का इसका बेस होगा और सामने 400-410 तक की यहाँ पे जगह बनती है। सही है। तो देखिए, ऑटो एंसिलरी की बात हो रही है और ऑटो की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक बार नीरज की स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए। मुझे याद है आज उन्होंने मुंजाल ऑटो को अपनी टीम में शामिल किया था, और भी 1-2 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे उनकी टीम में। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, और हो भी क्यों ना। अब शुभम जी, आप एक ऑटो स्टॉक बताइएगा चार्ट्स पर देखकर जो आपको सबसे बढ़िया नजर आता है। मैं एक रिपोर्ट बताता हूं जब तक का। वीरू, ऑटो कंपनियों में तेजी होगी ये हम अगस्त से कह रहे हैं, और देखिए कई लोग सोच रहे थे बहुत बड़ी गिरावट ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से जून के आंकड़े आए वैसे जुलाई के आंकड़े आए वैसे अगस्त के नहीं आएंगे। और कंपनियां भी देखिए यही बात कह रही थी कि आपको हमारे आंकड़ों को एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन देखिए अब कुछ एफआई की ब्रोकरेज हाउसेस के चेक्स आ रहे हैं, और जेफरीज का चेक आपको बताता हूं। जेफरीज कह रहा है कि ऑटो की रजिस्ट्रेशन जो है वो सीक्वेंशली दूसरे हफ्ते इंप्रूव हुई है, तो ये अच्छी बात है। पैसेंजर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो है वो 23% वीक ऑन वीक बढ़ गया है। जैसे जैसे हम फेस्टिवल सीजन में आ रहे हैं वैसे वैसे लोग ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। इवन ट्रैक्टर का और 2 व्हीलर का जो रजिस्ट्रेशन है, और ये सबसे बढ़िया आंकड़ा है देखिए ये, और ये सत्य है, गाड़ियां खरीदने के बाद रजिस्टर करानी ही पड़ती हैं, तो इसमें कोई छल नहीं है। ये एस्टिमेट्स नहीं है, ये हकीकत है। वो देखिए 13 से 15% बढ़ा है। ये सारे आंकड़े देखिए कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं ऑटो कंपनियों के लिए। और एक बात और वीरू, होता यह है कि श्राद्ध से पहले बाइंग हो जाती है देखिए ऑटो कंपनियों में।
अब अच्छा महीना चल रहा है, ये जो समय है ये दरअसल फेस्टिवल वाला मूड का माहौल है, तो लोग या तो श्राद्ध से पहले खरीदते हैं या श्राद्ध के बाद खरीदते हैं। अब 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे अगले महीने से, तो ये वाला आंकड़ा महीने का मुझे नहीं लगता खराब आएगा। और इसीलिए देखिए वीकेंड पर भी बात जब ये हो रही थी तब भी यही हम लोग कह रहे थे, और शुक्रवार से हम यही कह रहे हैं कि ये हफ्ता ऑटो कंपनियों के नाम हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते बिक्री के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। गौरांग सर आप बताइएगा, आप एक फेवरेट ऑटो स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, तब तक शुभम जी मेरे ख्याल में तैयार हैं। अब शुभम जी चार्ट्स पर बताइए एक फेवरेट आपका ऑटो स्टॉक, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या दूसरी कंपनी। हेमंत जी, अगर पूरे ऑटो पैक में देखें तो मुझे लगता है सबसे अच्छा रैली मारुति में देखने को मिला है, और अभी भी मुझे लगता है कि वो रैली कंटिन्यूड है। और इसमें एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। 7,000 के स्ट्राइक पे अगर हम देखें तो काफ़ी कॉल राइटिंग है, और कल जो फ्यूचर का क्लोजिंग था वो 7,000 के ऊपर क्लोज हुआ है 7,073 पे। तो मुझे लगता है कि ये कॉल राइटर्स का एक ट्रैप क्रिएट होगा, और एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक और कवरिंग आता हुआ दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें 70-200 तक का टारगेट पॉसिबल है इसी एक्सपायरी में। तो एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो ट्रेड ये होगा कि 7100 का कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीदें जो लगभग 61 रुपये के आसपास मिल रहा है, और 7200 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचें जो लगभग 27 रुपये के आसपास बिक रहा है। जो नेट खर्च आएगा स्ट्रैटेजी को करने में वो है 34 रुपये का, और यहाँ पे टारगेट होगा 100 रुपये तक का। तो मुझे लगता है एक बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू इस ट्रेड को हम इसी एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से एक यहाँ पे बुलिश साइड पे एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। नजर रखिएगा आप इस मारुति पर। आज तो मंगलवार भी है और मंगलवार को मारुति नहीं चले ऐसा हो नहीं सकता। गौरांग सर आपका फेवरेट बताइए, एक 2 व्हीलर स्पेस में, एक 4 व्हीलर स्पेस में, और अगर एग्रीकल्चर स्पेस में भी आपको कुछ अच्छा लगता हो तो बताइए, एक ऑटो स्टॉक या 2 ऑटो स्टॉक्स। मेरे ख्याल से मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा जो वीरेंद्र और हमने की थी, और वीरेंद्र ने अशोक लेलैंड का जिक्र किया था जब ये मेरे ख्याल से करीबन 55 या 60 के आसपास था कि गौरांग बहुत चल चुका, ये और चलेगा क्या। तो मेरे ख्याल से 70 के आसपास जा कर के आया है, और हमने हमारे लक्ष्य अशोक लेलैंड पर कायम रखे करीबन 85 और 95 के, और शायद इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अगर वो जो उम्मीदें हैं सरकार की तरफ से नीतियों को लेकर के वो अगर खरी उतरी। तो रहा सवाल 2 व्हीलर का, तो मैं हीरो मोटोकॉर्प को थोड़ा बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा 2 व्हीलर में। और 4 व्हीलर में अगर मुझे पसंद करना है तो मैंने ये जो नई थार निकली है महिंद्रा एंड महिंद्रा की 2020, उसकी मतलब कुछ मालूमात की थी, कुछ जानकारी मिली है, और जो एसयूवीज को लेकर के एक पुनर्जन्म होने वाली संभावना है एमएनएम में। तो एक अगर मिश्रण आपको लेना है अर्बन इंडिया का एक प्ले, रूरल इंडिया एंड सेमी अर्बन इंडिया, लाइट यूटिलिटी व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवीज वगैरह, तो एमएनएम को मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा। और ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को, ये दोनों चीज़ को ध्यान रख करके अगर एक मिश्रण बनाना है आपको तो एस्कॉर्ट्स मुझे पसंद आएगा। ओके, ये गौरांग की पसंद है, और ऑटो पे नजर रखेंगे आज। याद रखिए मंगलवार है, मारुति का बड़ा अच्छा एक सरोकार है मंगलवार के दिन से। बाकी ऑटो पे नजर रखेंगे, लेकिन आशीष के पास चलते हैं एक बार फिर से, और रेस्ट स्टॉक्स एंड न्यूज जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं। आशीष बताइए। ये थार की इमेज को देख के गौरांग सर ये मालूमात क्या कर रहे थे? लेने का मन बना लिया ना? इमेज देख के ऐसा लग रहा है ना एकदम। मन तो बना रहे हैं आशीष, लेकिन थोड़ा इंतजार करेंगे थोड़ा और मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत ही बढ़िया गजब मेरे ख्याल से थार इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत ही सही में बहुत ही अच्छी लग रही है जो 2020 एडिशन आया है। अच्छा, स्टॉक्स न्यूज में एक इंटरेस्टिंग पॉकेट और है जो आपके रडार पर चाहिए वीरू। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, फिनोलेक्स केबल्स जैसी ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि डीजीटीआर ने 10% ड्यूटी सिंगल मोड ऑप्टिक फाइबर के इंपोर्ट पे रिकमेंड करी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपनीज की डिमांड थी 25% ड्यूटी लगनी चाहिए,
25% की जगह 10% रिकमेंड करी गई है और डीजीटीआर की तरफ से रिकमेंडेशन है जिसपे फाइनल फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती हुई नजर आएगी। अब कंपनी से जानना होगा कि 10% से वाकई डंपिंग रुकती है या नहीं रुकती, लेकिन एक खबर है इसलिए ये पॉकेट भी रडार पे चल रहेगी। चुके हैं कल, ये कल चले, खबर आ रही थी कि ऐसा होने वाला है, तो ये चल चुके हैं और अब आशीष आपको बता रहे हैं 25 नहीं 10 है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत पॉजिटिव खबर नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग फिर आ सकती है इस स्पेस में। चलिए तो एक बार इसे खुलने के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और कौन कौन सी खबरें हैं जहां पर नजर होनी चाहिए आशीष? कई सारी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स प्रमोटर्स ने इंटेंशन जाहिर करा है कि वो कंपनी के शेयर्स डीलिस्ट कराना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया, इसकी रेटिंग को लोअर कर दिया गया, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज और एनसीडीज को BB- से B+ पे कर दिया गया है। रिजल्ट्स हैं आज इरकॉन के, कैनफिन होम्स के, अतुल ऑटो, फिलिप्स कार्बन, फेडरल मोगल, PNG हाइजीन एंड हेल्थ, इन कंपनीज के। SIS लिमिटेड, इस कंपनी के प्रमोटर्स OFS के जरिए OFS नहीं होगा, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नियम्स को मीटअप करने के लिए खुले बाजार में स्टेक सेल करने की तैयारी कर रहे हैं 26 से 31 अगस्त, यानी कि कल से लेकर सोमवार के बीच में प्रमोटर्स 8,15,000 शेयर्स या कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का कहें तो आधे % के आसपास का ऑफलोड करेंगे। वाटेक विभाग बोर्ड मीटिंग आज है जिसमें ये कंपनी का बोर्ड फंड रेजिंग पे विचार करने वाला है और प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर्स जारी करने का मन, इसीलिए इंपॉर्टेंट। एजीएम से आज टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक की। फ्यूचर रिटेल, इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने जो सीनियर सिक्योर्ड नोट्स पे पेमेंट बकाया था $14 मिलियन का, वो बकाया चुका दिया है। जाइडस वेलनेस, बोर्ड मीटिंग है 27 अगस्त को, यानी कि परसों थर्सडे को, फंड रेजिंग और ये भी इक्विटी के रूट से फंड रेजिंग करना चाहते हैं। MCX की खबर आ चुकी है, कल छोड़ दीजिए, हालांकि वो बुलियन इंडेक्स की बात हुई थी, लेकिन एक खबर मुझे बताया कि आते आते कि एक मार्केट के दौरान कल आ चुकी है। ONGC 1 सितंबर को बोर्ड मीट है, 1 सितंबर मतलब अगले हफ्ते मंगलवार को बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है। 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, लेकिन लार्जली लोन से होगा, इंडियन और फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के प्रमोटर्स ने गिरवी रखे 32-33 लाख शेयर्स छुड़ाए। ओरिएंट सीमेंट के प्रमोटर्स ने लेकिन 7.25 लाख शेयर्स गिरवी रख दिए हैं। VIP क्लोथिंग के प्रमोटर्स की तरफ से फिर बाइंग के आंकड़े आए, 58,000 शेयर्स 21 अगस्त को खरीदे। GMR इंफ्रा के प्रमोटर्स ने गिरवी रखे 2.36 करोड़ शेयर्स छुड़वाए हैं। साथ साथ 27 अगस्त यानी कि यहां पे भी परसों गुरुवार के दिन बोर्ड मीटिंग है, 5,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग पर बोर्ड विचार करेगा सिक्योरिटीज इश्यू करके। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहां पे REC ने कल 25 लाख शेयर्स बेचे और वो पूरा का पूरा कंज्यूमेट कर लिया PPFAS म्यूचुअल फंड ने। पराग पारिक उन्होंने खरीदा। ब्लू स्टार में SBI म्यूचुअल फंड ने 20 अगस्त को 4.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अच्छा, वायदा बैन, 9 कंपनीज बैन में, कल 5 इंक्लूजन्स हुए और 5 एक्सक्लूजन्स हुए। इंक्लूजन्स जो हुए उसमें आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, अशोक लेलैंड बैन में आइडिया, GMR इंफ्रा, सेल और वेदांता। बाहर निकल आए ऑरबिंदो फार्मा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस और RBL बैंक। ओके, तो ये लंबी सूची है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। एक खबर और जोड़ देता हूं इसमें, JK पेपर, और मैं कहता पेपर कंपनी से दूर रहिए अभी इस समय। टेम्परेरी बंद कर दिए इन्होंने अपनी सिरपुर प्लांट मिल को। आशीष, ये कह रहे हैं कि अभी हमें ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। सिरपुर पेपर मिल जो है ये इनकी सब्सिडरी है, तो देखिए ये पेपर शेयर चल नहीं रहे हैं और पेपर कंपनियां को वो डिमांड नहीं आ रही है। हल्के हल्के हम अनलॉक में तो आ ही गए हैं, और इसलिए मैं कहता पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर फोकस करिए। पैकेजिंग कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, और देखिए हर बार अभी ये खबर आती जा रही है, तो पेपर शेयर के लिए एक खराब खबर साफ तौर पर आज के दिन फिर से। लेकिन हिंट तो आप बता दीजिए थोड़ा सा, ये तो बताइए कि राजेश जी भी सोच रहे होंगे आज आशीष ने पूरा सारा बता दिया लेकिन हिंट नहीं दिया। ये जैकपॉट आइडिया है, तो कोई हिंट? हाँ, नहीं, हिंट है डॉक्टर साहब, वो तो एक इमेज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब की एक बड़ी फेमस मूवी थी मल्टी स्टारर K3G, उसका एक बड़ा पेपी नंबर था। अगर वो पेपी नंबर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आसानी से स्टॉक तक पहुंच जाएंगे। दरअसल जब भी स्टॉक का नाम सुनता हूं मुझे वही गाना याद आने लगता है। गाना तो बताइए कौन सा? नहीं, वही तो फिर आप वो तो आइडेंटिफाई करना है, मूवी तक पहुंचा दिया आपको। K3G का पूरा नाम बताइए।
कभी खुशी कभी गम। अच्छा, कभी खुशी मैंने वो भी कभी क्लू गम। के तौर पे छोड़ा हुआ था, आपने वो भी पूछा था। तो राजेश जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये आशीष के क्लू जो होते हैं वो होते बड़े मतलब इंटरेस्टिंग है। एक दिमाग में आ रहा है, बोल दो। बताइए हो सर, सकता है ये आशीष कहीं वो शावा शावा वाला गाना तो नहीं? ये तो पता नहीं मुझे, 9:07 पता चलेगा आपको, ये अजम्पशन आपके ऊपर है। लग रहा है क्योंकि वो गाना मेरा फेवरेट गाना है। अरे अरे बाप रे। अरे बढ़िया गाना है वो। चलिए, तो आशीष बताएंगे 9:07 पर K3G। ये मुझे मैं भूल गया था, कभी खुशी कभी गम। चलिए, तो ये हिंट था। आशीष आजकल बढ़िया बढ़िया हिंट बताते हैं जैकपॉट के, और लोग देखिए फिर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में बताऊंगा लोगों ने किस तरह से ट्वीट किया है, क्या क्या चीजें लोग सोच रहे हैं। लेकिन जैकपॉट जरूर देखिएगा। ये तो मस्ती मजाक की बात हुई। 9:07 पर आशीष आपको एक दमदार खिलाड़ी बताएंगे। अच्छा, आता हूं फिनिक्स मिल्स पर। फिनिक्स मिल्स में ब्लॉक डील होगी आज सुबह सुबह। प्रमोटर्स यहां पर हिस्सेदारी बेचेंगे और प्रमोटर्स 665 पर हिस्सेदारी बेचेंगे, तो हो सकता है आपको शेयर थोड़ा नीचे खुलता हुआ नजर आए। फिनिक्स मिल्स का शेयर कैसा लगता है आपको? 7.5% के आसपास हिस्सा बेचने की बात निकलकर आई है। स्टॉक ने लॉकडाउन जैसे ही अनाउंस हुआ तब जोर से झटका खाया नीचे की तरफ, उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ। अब 665 पर प्रति शेयर पर प्रमोटर्स फंड रेज कर रहे हैं। गौरांग सर, क्या राय है आपकी इस पर? मेरे ख्याल से खबरों को लेकर के ये हरकत में रह सकता है, लेकिन अगर आपको लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत निवेश कीजिए और गिरावट में और जोड़ते जाए। फिनिक्स मिल पे एक टिक चेक भी ले लेते हैं। शुभम, इसके जरा चार्ट्स पे अपनी राय रखिएगा। कल हल्का सा, अगर आप ये लॉन्गर टर्म चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे है, और आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इवेंट के बीच में इस स्टॉक को, और आपकी टेक्निकल रिकमेंडेशन क्या होगी इस पे? 725 की रेंज में तो क्लोज हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है। फिनिक्स मिल की बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ है ऑलमोस्ट। बिल्कुल 2 दिन से काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिला है, और ये मूव आया है एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद, जहां पे 640 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन था और उसके बाद ये मूव बना है। मुझे लगता है कि अभी भी ये मूव कंटिन्यूड रहना चाहिए, और 780 तक के एटलीस्ट यहाँ पे लेवल, ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद आते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की राय होगी, और कल का लो जो है वो अब एक अहम सपोर्ट बन जाता है, तो उसको एक स्टॉप लॉस लेकर के चलें। तो लगभग 700 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और 780 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। मिल्स के ऊपर रखिएगा नजर, थोड़ा नीचे आएगा ब्लॉक डील के चलते, लेकिन ध्यान रखिए कंपनी अच्छी है, और फिर यहाँ पर अब अनलॉक भी हो रहा है, तो फंड रेज प्रमोटर्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घबराने की बात नहीं है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये एक के बाद एक कंपनियां सब कह रही हैं अब वो डीलिस्ट कराना चाहती हैं। 27 अगस्त इसी हफ्ते डीलिस्टिंग के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, गौरांग सर ट्रैक करते हैं आप इसे? नहीं हेमंत, कवरेज नहीं है तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, बस 70% के आसपास की प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं, और बाकी वो फिर डीलिस्ट करना चाहते हैं, ये खबर आ रही है। चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं राजेश सतपुते जी, बताइए प्लीज। कि 108, 110 ये इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस, और इनफैक्ट कल इसने एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्लोज दिया। अगर आप वीकली चार्ट पे देखते तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है। एट द सेम टाइम वहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन है, तो आप ये कह सकते हैं अगर वीकली चार्ट पे थे तो थोड़ा सा लेवल 110 की जगह पे 115 हो जाता है। सो 110, 115 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन की जगह है। तो मेरे पास अगर रहता तो मैं ऑब्वियसली एक बार के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता, यानी इसका मतलब मैं एक बार के लिए खुद को एनकैश कर लेता। ओके, ये अल कार्गो लॉजिस्टिक्स पे आपकी राय है। चलिए अब थोड़ा सा टेलीकॉम स्पेस पे आते हैं, और अभी स्टॉक्स इन न्यूज़ में अगर आप देखें, आशीष ने वोडाफोन आइडिया का जिक्र किया था। लॉन्ग टर्म जो इनकी बैंक फैसिलिटी है उस पर रेटिंग जो घटी है। एक तो इस खबर को देखिए, दूसरा अगर आप देखें, कल जो भारती इंटरप्राइजेस के चेयरमैन और फाउंडर हैं मिस्टर सुनील भारती मित्तल, उनका एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू अगर आप देखें चल रहा था, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हो रहे हैं, और शायद अगर कुछ और नए प्लेयर्स या फिर तीसरे प्लेयर ने यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करी तो ये सिर्फ सेक्टर सिर्फ 2 प्लेयर्स तक सीमित रह जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आरपीयूज को 300 की ट्रैजेक्टरी में जाना बहुत ज़रूरी है। गौरांग, आई थिंक उनका ये स्टेटमेंट बड़ा भी था। आइए पहले एक बार उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा रिलायंस पे, भारती पे और वोडाफोन पे बात करेंगे।
I would say it's only a matter of months when we have to get to a decent level of ARPUs. To my mind, I've always maintained this. You need a 300 rupee ARPU in which you will still have the lower end at 100 rupees a month with a decent amount of data. But yes, if your consumption is largely around watching television and movies and entertainment, and you're loading these networks, depriving other vital essential services onto the network, then you need to pay for that. And I think that is what reset needs to happen in the telecom side. गौरांग, आपने ये पूरा स्टेटमेंट सुना और आई थिंक अब डिजिटल सेगमेंट में, टेलीकॉम स्पेस में अगर आप देखें, रिलायंस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, भारतीय एयरटेल पर आपकी अप्रोच और वोडाफोन आइडिया। आई मीन अभी खबर भी था, स्टॉक्स इन न्यूज़ था, इनकी बैंक फैसिलिटी को अगर आप देखें डाउनग्रेड किया गया है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस पूरे स्पेस में? तो वीरेंद्र, पहले तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको निरंतर अपनी जो राशि है उसको निवेश करना पड़ता है, जो मौजूद 4G है टेक्नोलॉजी उसको चलाने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। भविष्य में 5G आएगा तो आपको और भी बड़ा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप को सक्षम रखना है और उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही तीव्र कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपके मार्जिन्स जो हैं वो बहुत वेफरतीन है। और वही मित्तल जी अभी जिक्र कर रहे थे, जब तक 300 रुपये आरपूस नहीं आएंगे या फिर उसके ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से ऑपरेटर्स का काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। और उसी वजह से मेरे ख्याल से हम जो परिस्थिति देख रहे हैं वोडाफोन की, वो है। तो वोडाफोन पे तो कवरेज हमने निकाल दी थी, क्योंकि इनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। अब निर्णायक तरीके से जब तक कोई रणनीति सामने नहीं आती, इसको छूना नहीं चाहिए, हम ये मानते हैं। ट्रेडर्स, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप जोखिम झेलने की क्षमता है। और सर्वोच्च न्यायालय में मेरे ख्याल से हर रोज कुछ न कुछ काम चल रहा है इसको लेकर के। सर्वोच्च स्तर पर पसंद है जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसके पश्चात भारतीय एयरटेल। रिलायंस जियो पर हमारी जो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी जो की कवायद है, लक्ष्य करीबन 2850 से 3000 का, मैं लंबी अवधि की बात करता हूं। और भारतीय एयरटेल पर लक्ष्य करीबन 720 का, ये भी मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं। बात है आप तो देखिए, ये टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में है ही। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है हर रोज देखिए, और कल तो फटकार खूब लगाई और कहा कि क्यों ना सरकार से कहा जाए कि जो लोग अपने पैसे नहीं दे पा रहे हैं AGR के, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं। इस तरह के ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से निकल कर आए। लेकिन भारती की तरफ से ये स्टेटमेंट इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि उन्होंने ये बात भी कही है कि उनको लग रहा है कि आरपूस जो हैं वो 200 रुपये तो पहुंच ही जाएंगे, 250 रुपये पहुंच जाएंगे 5 से 6 महीने में। तो आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ेंगे और उसके बाद 300 वो चाहते हैं कि आरपूस पहुंचे। आरपूस होता है एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, जितना आप खर्चा करते हैं हर आप जो टेलीकॉम आप जो अपना बिल देते हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां सबका बिल एक साथ जोड़कर देखती हैं और एक आदमी से 300 रुपये वो वसूलना चाहती हैं। ये आइडियल स्थिति होगी। तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आज फोकस होगा। और मैं देख रहा था कल आखिरी सौदा में भी देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय एयरटेल की। राजेश सतपुते जी, भारतीय एयरटेल के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल बताइए। कल ये जो आखिरी में मूव आया है, देखिए उसको हम लोगों ने आखिरी सौदा में पकड़ा था। जिन्होंने खरीदा है उनको आज कौन से स्तर देखने चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट के चलते हो सकता है ये गैप अप खुले आज। कल पे हमने यही कहा था कि ये इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और यहाँ पे शॉर्ट जो है वो अगर आपकी है तो कवर करे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने के चांसेस है। हालांकि रेजिस्टेंस जो था 540 का था, यानी 540 का हमने BTST का टारगेट दिया था। मुझे लगता है हेमंत ये खुलते ही 540 लगाएगा। अगर 540 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर मुझे लगता है आज इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली तेज होगी एंड प्रोबेबली ये 555 टू 560 के क्लस्टर को चेस करेगा। तो 540 ये इसका पहला टारगेट रहेगा। टारगेट 2 रहेगा 555 टू 560। जिन्होंने कल हमारे कहने पे लिया है 528 इसका कल का क्लोज था, उनका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल हम कराएंगे 528 पे, यानी कल के क्लोज पे। जिनको नया करना है उनके लिए भी स्टॉप लॉस रहेगा 528 का। ओके शुभम, आप रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे प्लीज? सब जरा रिलायंस लेके आइए। रिलायंस इतना वेल डिफाइंड मूव दे रहा है कि पूछिए मत। कल चला, आखिरी में थोड़ा सा सिंक हुआ, लेकिन कल भी इसने 20 डेमा को वॉलेट नहीं किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब हम सीरीज के आखिरी 3 सेशंस में हैं। बहुत से प्लेयर्स ने यहां पर 2200, 2180, 2150 के रजिस्ट्री में शॉर्ट्स ओपन किए थे।
लेकिन उनको एक फॉलो थ्रू नहीं मिला है अब तक शुभम, और ये 20 DMA के नीचे सिंक भी नहीं हो रहा है 2050 और 2060 के जोन के नीचे। आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को, स्पेशली इस एक्सपायरी के वक्त? शुभम, आई थिंक राजेश प्लीज अगर आप इस प्रश्न को उत्तर दे सकें। राजेश। और वीरेंद्र देखिए, रिलायंस में एक कंसोलिडेशन है। हमने देखा 2000 का जब ब्रेकआउट हुआ 2000 के बाद इट वेंट अप टू रफली अबाउट 2180, 2182 2185 का क्लस्टर तक गया, यानी करीबन 180 रुपए ये चला, 200 रुपए पकड़े आप इसे। सो 2000 से लेके 2200 फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो 200 रुपए के बाद ये जो रैली है, ये जो कैंडल स्टिक है, तो पिछले 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में इसमें इनसाइड बार हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये अपने इसकी जो बुल क्रीप है ये अभी भी कहीं भी छूटी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे वीरेंद्र, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। कल भी मैंने यही कहा था, हमने SOS पे ये कवर किया था दोपहर को 12:30 बजे, तब भी मैंने ये कहा था कि ये बाय करना है, और जहां बाय बोला था वीरेंद्र वहीं से इसमें रिकवरी आई। तो 2070 का इसका लो था, इट वेंट अप टू 2102। मुझे लगता है वीरेंद्र इसका पहला टारगेट होना चाहिए, ट्रेडिंग बेट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 2140 2150 वो लेवल निकाल दे तो फिर से ये 2180 और 2200 के ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। तो ये बाय ऑन टिप करे, स्टॉप लॉस रखे 2070 का। ठीक बात है, तो नजर रखिए। देखिए रिलायंस का 5-5.5 मिनट बचे हैं भारतीय बाजारों को खुलने के लिए। अडानी पावर पर भी बात कर लेते हैं। इन्होंने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं, 5.5 करोड़ शेयर गिरवी रखे हुए जो हैं वो इन्होंने छुड़ाए हैं। राजेश जी, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए प्लीज। अहमद, मेरे हिसाब से अडानी पावर एक अच्छा बेट रहेगा। आज एक छोटा मिड कैप है तो यहाँ पे स्विंग भी अच्छा मिलेगा। ओवरऑल पावर सेक्टर तो आपने तो अच्छा कवर किया, PFC REC, तो अडानी पावर भी चलेगा। और मुझे लगता है कि करीबन इसका टारगेट होना चाहिए 44 to 45 का। 38 इसका करंट प्राइस है, तो इट्स अ लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 रुपीज। 37 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, 44-45 तक की इमीडिएट जगह यहाँ पे दिखती है। अच्छा, एक बार PSU बास्केट्स में आते हैं, क्योंकि ONGC पे अगर आप देखें फंड जुटाने की खबर भी है। ONGC चला, NTPC चला, REC चला, PFC चला, और चलने के बाद अगर आप देखें कल और परसों इनमें एक पॉज आया। ONGC 81.25 की ट्रेजेक्टरी में, इनफैक्ट ONGC के साथ जोड़ के पूरा का पूरा अगर आप देखें ये सरकारी कंपनियों का जो खेमा है उसको भी स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश, 2-3 दिन से कूल ऑफ में है ये सारे स्टॉक्स। REC हो गया, PFC हो गया, ONGC हो गया, आई थिंक NTPC को भी चार्ट पे रखिएगा एक बार। एग्जैक्टली अगर आप देखें ये क्या कर रहा है। NTPC कल करीब 105.40 की ट्रेजेक्टरी में ओवरशूट करने के बाद 200 DMA के ऊपर क्लोज हुआ। राजेश, इस बास्केट में आप कुछ ट्रेड करना चाहेंगे आज, स्पेशली NTPC जो कि 200 DMA के ऊपर एक्सपायरी के नजदीक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ प्लेस्ड हो गया? देखिए, NTPC में एक चीज है, नो डाउट कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जबरदस्त है, मोमेंटम जबरदस्त है, तो चार्ट भी जबरदस्त है। लेकिन इसमें जो रैली हुई है वो करीबन 82 से हुई है, यानी 82 के बाद ये चला वन वे अप टू 108। और NTPC के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि NTPC इतना जल्दी में इतना ज्यादा नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, तो मैं NTPC पे बेट नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। देखिए, आपने जो जिक्र किया उसमें देखिए आप गेल, वीरेन, हमने लास्ट टाइम, मुझे लगता है लास्ट वीक हमने गेल कवर किया था, तब आपने पूछा था कि इसमें क्या करना चाहिए। मैंने ट्रेडिंग के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे 102 104 में प्रॉफिट बुक करें। लेकिन उसके बाद 4 दिन से गेल कंसोलिडेट हो रहा है 100 रुपीज के ऊपर, और इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट है। और ये जो पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट बनता है 110 से लेके 112। 102 का इसका क्लोज है, तो इट्स अ बाय इन गेल विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 रुपीज। 110 से 112 का टारगेट मुझे लगता है गेल में आना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए इस स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए, बाजार अब खुलने ही वाले हैं। मयूरेश जोशी जी भी बिल्कुल हमारे साथ तैयार हैं। मयूरेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। 11,500 का स्तर हासिल होने वाला है भारतीय बाजारों में, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप आज खबरों के दम पर कमाल देखेंगे। बताइए आपके रडार पर कौन से 1-2 शेयर रहने वाले हैं, और मार्केट आउटलुक भी शेयर करिए प्लीज आपका। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग वीरू जी, और मॉर्निंग राजेश जी। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ हेमंत जी। मैंने कल भी ट्वीट किया था, आपका जो आई थिंक सीरीज पे ये कॉन्फिडेंस था कि 11,500 आ जाएगा, वो आ गया है। तो आई थिंक आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको भी सर।
अरे नहीं, और सारे निवेशकों को आई थिंक जो भरपूर कमाई हुई है आई थिंक सीएनबीसी आवाज के बदौलत हुई है। दूसरा आई थिंक जैसे हम बार बार यही कह रहे हैं, आई थिंक लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, आई थिंक यही एक वर्ड है जो मार्केट्स को आई थिंक जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रही है एंड दिस लिक्विडिटी विल कंटिन्यू। तो जब तक लिक्विडिटी है मेरे हिसाब से आई थिंक मोमेंटम बाजार में बरकरार रहेगा एंड ब्रॉडर मार्केट्स इन माय ओपिनियन विल कीप ऑन आउट परफॉर्मिंग। अभी एक दो स्टॉक जो हमें पसंद आ रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसकी मैंने लास्ट वीक भी चर्चा की थी, इसमें जबरदस्त तड़का है जो आप आज सुबह 2020 में डिस्कस कर रहे थे नीरज जी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग। आई थिंक इसमें दोनों का तड़का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउसिंग पाइप्स जो है बनाती है प्लास्टिक की, पीवीसी, ये अर्बन और रूरल मार्केट्स दोनों को केटर करती है। तो आई थिंक जैसे फोकस बढ़ेगा ऑन ऑल दी सेगमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से और जो बढ़ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नल से जल योजना से, तो एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। दूसरा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का जो इनका सेगमेंट है, आई थिंक दैट सेगमेंट इज डूइंग फिनोमिनली वेल। आपने थीम गुरुजी ये सारे स्टॉक्स कवर किए थे, पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, एसएल, एंड दिस स्टोरी विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स, क्योंकि बोपेट और बॉप के स्प्रेड्स बहुत बढ़िया अभी भी चल रहे हैं। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक स्टॉक रहेगा। और दूसरा आई थिंक जो रोड कंस्ट्रक्शंस की आप बात कर रहे थे, केएनआर कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक पीएनसी इंफ्राटेक का, ये दोनों स्टॉक्स अपनी सेगमेंट में आई थिंक मार्केट लीडर्स हैं, डेट बहुत कम है, डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है और जो एक्सपेक्टेशंस है कि आईआरआर जो ये जनरेट कर सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो आई थिंक ये 2-3 स्टॉक्स पे आई थिंक मेरा फोकस रहेगा हेमंत जी आज के ट्रेड। ऑलराइट, तो इनके ऊपर नजर रखिएगा। और पीएनसी इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शन, आप थोड़ी देर पहले देखिए गौरांग सर को भी पसंद आ रहे थे कंस्ट्रक्शन वाली खबर जब हमने बताई थी। लेकिन चलिए मार्केट शुरू हो रहे हैं, हमारा पूरा पैनल तैयार है। पहला सौदा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हांगकांग के बाजारों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, इसलिए देखिए एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है कि थोड़ी सी लाल निशान के साथ शुरुआत होगी। लेकिन फोकस में फिर आपसे कहूंगा कि रखिएगा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अगर मजबूती के साथ खुलने